विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र के पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में जॉन लॉक पर आरंभिक चर्चा करेंगे। जॉन लॉक के इंट्रोडक्शन पर इस वीडियो में विचार किया जा रहा है। जॉन लॉक ब्रिटेन में एक बहुत श्रेष्ठ विचारक रहे हैं, जिनका जन्म 19 अगस्त 1632 को इंग्लैंड के समरसेट काउंटी के रिंगटोन नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता क्लर्क थे और प्रारंभिक शिक्षा जॉन लॉक की अपने घर पर हुई। उसके बाद उनकी शिक्षा वेस्टमिंस्टर मठ जो है, अर्थात शिक्षा का जो केंद्र, जिसको धर्म का केंद्र भी कहते हैं, उसमें मठ में उनकी शिक्षा हुई। उसके पश्चात ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की और वहीं एक शिक्षक बन गए। परंतु उनका इसमें भी रुझान नहीं था। उनका रुझान चिकित्सा क्षेत्र में था और चिकित्सा का वो कार्य करना चाहते थे। तो कुछ ही समय पश्चात उन्होंने चिकित्सा में डिग्री की और एक चिकित्सक के रूप में उन्होंने अपना जीवन आरंभ किया। अब प्रश्न आता है, ये तो उनका व्यक्तिगत संक्षिप्त जीवन है कि कैसे उनका जीवन शिक्षित हुआ, परंतु तत्कालीन समय में इंग्लैंड की जो स्थिति है, उस स्थिति का प्रभाव जॉन लॉक के जीवन पर पड़ता है। और स्थिति जॉन लॉक के समय जब आरंभिक स्थिति देखें तो उनकी घर पर शिक्षा होने के पीछे भी कारण यही रहा कि वहाँ गृह युद्ध की स्थिति थी। और गृह युद्ध की स्थिति इसलिए थी कि वहाँ के जो राजा थे स्टुअर्ड, उस स्टुअर्ड राजा प्रथम के विरुद्ध जनता ने, अर्थात संसद के लोगों ने क्रांति कर दी, बगावत कर दी और उसे हटाने का प्रयास किया। उसके निरंकुश राजतंत्र के जो कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, उस निरंकुश राजतंत्र को स्वीकार नहीं करते थे वे, और उनके स्थान पर जनसहमति के शासन को स्थापित करना चाहते थे। राजा वहाँ से घर छोड़कर भग जाता है और भगने के पश्चात गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। और गणतंत्र की स्थापना होने के पश्चात गणतंत्र की जैसे ही हिग लोगों ने स्थापना की और स्थापना के पश्चात गणतंत्रवादी स्वयं तानाशाही का रूप ग्रहण कर लेते हैं और जिन्होंने गणतंत्र स्थापित करने में क्रांति की सहयोग दिया, उनके ऊपर ही अत्याचार करने लगते हैं। तत्पश्चात जो गणतंत्र के समर्थक थे वे उसके विरोधी हो जाते हैं और उन्होंने पुनः उस गणतंत्र को, काउंटी जो बनती है, उसे नष्ट करने की बात करते हैं और सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों में पुनः ध्रुवीकरण होता हुआ दिखाई देता है। एस्ले जो है, टोरी और हिग दो दलों में विभाजित हो जाती है स्थिति, और एक्सले जो है टोरी दल का समर्थन करते हैं। जो इसी प्रकार वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी दो प्रकार के दलों में विभाजित हो जाती है, एक उदारवादी दल और एक अनुदारवादी दल। इसके पश्चात वापस राजतंत्र की स्थापना हो जाती है, क्योंकि गणतंत्र असफल हो जाता है, राजतंत्र की स्थापना हो जाती है। चार्ल्स द्वितीय राजा बन जाते हैं। राजा बनने के बाद चार्ल्स द्वितीय ने संसद की कमजोर स्थिति देखकर अपनी निरंकुश शक्तियों का पुनः बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप उनकी निरंकुशता कायम हो जाती है और जनता उसकी निरंकुशता और देवीय अधिकारों से पुनः परेशान होते हैं और उसके विरुद्ध क्रांति और बगावत की पुनः आरंभ कर देते हैं। तत्पश्चात राजा घर छोड़कर भग जाता है, उन्हें मृत्यु का दंड दिखाई देता है और वे जब घर छोड़कर भग जाते हैं तो उनके स्थान पर पुनः गणतंत्र की स्थापना की बात आती है। परंतु गणतंत्र की स्थापना न होकर वहाँ गौरवपूर्ण क्रांति दिखाई देती है कि उसके पुत्र को राजा बनाया जाता है, जेम्स द्वितीय के पुत्र को। विलियम और मैरी दोनों को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें राजा बना दिया जाता है, सत्ता उन्हें सौंप दी जाती है। और उसी समय संसद का अधिकार पत्र आरंभ होता है कि संसद के अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जाएगी और राजा संसद अर्थात जनता की सहमति से शासन करेंगे और एक प्रकार से संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है। अब निरंकुश राजतंत्र समाप्त हो जाता है और जनता जो है अपना विचार राजा के समक्ष रखती है संसद के माध्यम से और राजा संसद के अनुरूप शासन करता है। तो एक प्रकार से अगर हम कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि राजतंत्रात्मक शासन होते हुए भी संवैधानिक शासन की स्थापना प्रथम बार ब्रिटेन में होती है। गौरवपूर्ण क्रांति होती है जो ये प्रमाणित करती है कि केवल समझौते के माध्यम से सत्ता परिवर्तित हो सकती है, सत्ता में परिवर्तन लाए जा सकते हैं, केवल हिंसा ही सत्ता परिवर्तन के लिए आवश्यक नहीं है।
तो ये जब बैकग्राउंड दिखाई देता है तो इस बैकग्राउंड का फर्क उन पर पड़ता है और जॉन लॉक के चिंतन पर इसका प्रभाव होता है। और इसी समय जॉन लॉक कुछ किताबें लिखते हैं जिनमें 30 किताबों के लेखन का कार्य करते हैं, परंतु 3 किताबें उनकी फेमस रहती है। जो प्रथम पुस्तक जिसको हम कहते हैं वो मानव बोध संबंधी निबंध उन्होंने लिखे और उसमें दर्शन शास्त्र पर दर्शनीय प्रभाव दिखाई देता है, मानवता के विचार दिखाई देते हैं। दूसरी ओर उन्होंने जो पुस्तक लिखी शासन पर 2 निबंध, टू ट्रिटिटाइज ऑन गवर्नमेंट, 2 पुस्तकें हैं जिनका पहले तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैंने लिखी है, अपने आप को छुपाए रखा, क्योंकि इसमें उन्होंने राजा के जो देवी अधिकार है उनकी आलोचना की है और जन सहमति से शासन के स्थायित्व की बात कही है। तो उन्हें डर था कि कहीं राजतंत्र विरोधी होने के नाते जो है मुझे भी मृत्युदंड की सज़ा प्राप्त न हो जाए। तो ऐसी स्थिति में कुछ समय पश्चात उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और शासन पर 2 निबंध राजनीतिक तथ्यों का विश्लेषणात्मक विवेचना करने का ग्रंथ है, जिसमें राजा के देवी अधिकारों का खंडन किया गया है, शासन का अधिकार जन सहमति को माना गया है, जिसमें विस्तृत विवेचना उन्होंने शासन की उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, शासक के उद्देश्य क्या होने चाहिए, शासन के कार्य क्या होने चाहिए, इसकी विस्तृत विवेचना है जो जाकर के संविधान अर्थात सामाजिक समझौते के सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति का विवरण इस पुस्तक में प्राप्त होता है। तीसरी ओर जो उनकी पुस्तक है वो सहिष्णुता पर निबंध है और ये सहिष्णुता पर जो निबंध है 4 वॉल्यूम है इसके, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। और इसके अंतर्गत सहिष्णुता पर लेख लिखे गए हैं और सहिष्णुता से पहले वो बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की, कि हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और ये धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्ति की सहिष्णुता पर निर्भर करती है और सहिष्णुता का महत्व इतना अधिक है कि उस पर शासन व्यवस्था संचालित हो सकती है, मानवता और समाज का निर्माण हो सकता है और सहिष्णुता ही व्यक्ति और व्यक्ति के संबंधों को निर्धारित करती है। सहिष्णुता ही वह वस्तु है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में शांतिपूर्ण और श्रेष्ठ जीवन का और विकसित जीवन का निर्माण कर सकता है और एक समाज व्यवस्था जो है उसे सहिष्णु व्यवस्था के रूप में, सहयोगी और भाईचारे की व्यवस्था के रूप में, बंधुत्व के रूप में उसे स्थापित करके शांति और सुखमय जीवन जी सकते। तीसरी स्टेज अगर हम देखें जॉन लॉक की, तो जॉन लॉक पर किस